नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं, जिसमें सबसे पहली जानकारी कम्यूटेशन से जुड़ी हुई है। दूसरी जानकारी दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र का आपका स्टेटस बगैर लॉगिन हुए कैसे आप चेक कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई है। तीसरी जानकारी ईसीएचएस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है। और चौथी जानकारी 568 सर्कुलर में आपका पे ग्रुप कैसे चेक करें और आपका एरियर को कैलकुलेट कैसे करें। तो सारी जानकारियां विस्तृत में प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े वीडियो में दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और फायदेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कम्यूटेशन। आपका कम्यूटेशन गलत ना कट जाए, आपका कम्यूटेशन ज्यादा ना कट जाए, इसको आपको ही चेक करते रहना पड़ेगा। दोस्तों, कम्यूटेशन जिस दिन आपको क्रेडिट हुआ है, जिस दिन आपके अकाउंट में आया है, उसके आगे 15 साल तक कटता रहता है। लेकिन हाल ही में यह बात भी देखी गई है कई सारे पेंशनर्स का साथ कि 15 साल पूरा होने के बावजूद भी कम्यूटेशन का कटने का सिलसिला जारी रहा। तो ऐसे में आपने क्या करना है? आपने चेक रखना है, आपने इस बात की ध्यान रखना है कि कहीं आपका कम्यूटेशन ज्यादा समय तक तो नहीं कटा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, ज्यादा समय तक कट चुका है, पिछले महीने या आज से 2-3 महीने पहले ही आपका कम्यूटेशन कटना बंद होना था लेकिन बंद नहीं हुआ है, तो आप तुरंत ही सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें। आज आपको मैं एक एसबीआई का लेटर दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों कि कैसे पेंशनर के साथ कम्यूटेशन कटने का सिलसिला कंटिन्यू रहता है। चलिए उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों, आप जो ये लेटर देख पा रहे हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया लेटर है और ये श्री विद्याभूषण सिंह जी को भेजा गया लेटर है। अब जब उनका कम्यूटेशन का कटने का सिलसिला बंद नहीं हुआ, तो उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला, ये देखिए, तो उनको ये लेटर भेजा, एसबीआई की तरफ से भेजा गया। अब दोस्तों, इस लेटर में एसबीआई ने बकायदा उनका जो कम्यूटेशन कट रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा दिया है, उनको कितनी बार में कम्यूटेशन मिला और उसका कितना कितना कट रहा है, कितने तारीख तक कटना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें जो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, 31 मई 2023 को ये कम्यूटेशन जो है खत्म हो जाना चाहिए था। ये देखिए, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, रिस्टोरेशन डेट, कम्यूटेड पेंशन इज डिडक्टेड फॉर 15 इयर्स फॉर द डेट ऑफ क्रेडिट, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट, यानी कि जब से उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कम्यूटेशन का अमाउंट, उसके अगले 15 साल तक कटिंग होता रहेगा। तो 15 साल पूरा होने का डेट यहाँ पर लिखा गया है इस कॉलम में। अब यहाँ पर 31 मई 2023 को ये कम्यूटेशन खत्म हो जाना चाहिए था। और आप जैसे एसबीआई का लेटर का डेट आप देख पा रहे दोस्तों, 10 अगस्त 2023, यानी कि 10 अगस्त 2023 का ये लेटर है और 31 मई 2023 को जब कम्यूटेशन खत्म हो जाना चाहिए था। पेंशनर ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से अभी तक उनका कम्यूटेशन कटने का सिलसिला जारी है। बाकी जो कम्यूटेशन कटने हैं वो तो कटने हैं, ठीक है, उनका आगे जब जब डेट आएगा तब तब वो बंद होगा। लेकिन ये वाला जो अमाउंट है, जो 1641 रुपए उनका जो कट रहा है, ये 31 मई 2023 को खत्म हो जाना था, यानी कि जून के पेंशन से उनको 1631 रुपए पेंशन में जुड़ करके मिलने थे, जो नहीं मिला। तो पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला, ये देखिए, और ये ग्रीवेंस आया दोस्तों पीएमओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री मंत्रालय की तरफ से जब बैंक को पहुंचा, तो बैंक ने कहीं ना कहीं ये जो लेटर है, ये जो जानकारी है, पेंशनर्स के लिए जारी किया। अब दोस्तों, ऐसे कई सारे पेंशनर्स हैं जिनको पता भी नहीं चलता है कि उनका कम्यूटेशन कितना कट रहा है, कब तक कट रहा है, तो उन सभी पेंशनर्स को जागने की जरूरत है। अब देखिए, विद्याभूषण जी तो जाग गए, वो तो लगे हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं कि उनका कम्यूटेशन कटना बंद हो जाए और उनका पैसा उनको वापस रिस्टोर होकर के उनके पेंशन में जुड़ जाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको जागने की जरूरत है, जिनको अगर आपका कम्यूटेशन कट रहा है तो उसका कटने का डेट कब तक का है वो जरूर जानकारी रखें। और अगर आपके डेट के बाद भी कटता है तो आपको कार्रवाई करने की जरूरत है, आपको जागने की और पीसीडीए को जो है लेटर भेजने की या सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सबने देखा, अमूमन तो कम्यूटेशन कटने का 15 साल में बंद हो जाता है, लेकिन कई पेंशनर्स के केस में ऐसा हो सकता है कि वो कम्यूटेशन कटता रहे, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अगली जानकारी, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस जरूर पता कर लें, क्योंकि अब 30 नवंबर खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में आपको, आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट तो कर दिया होगा, स्पर्श में वो अपडेट हुआ कि नहीं वो कैसे चेक करें? आप स्पर्श के अंदर लॉगिन हुए बगैर भी इस चीज को चेक कर सकते हैं। तो उसको मैं लाइव डेमो के साथ इस वीडियो में दिखाता हूं। चलिए उसको देख लेते हैं लाइव कि कैसे आप स्पर्श में लॉगिन हुए बगैर ही आपका लाइफ सर्टिफिकेट का जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसको देख लेते हैं।
अभी दोस्तों हमें स्पर्श पोर्टल में, ये देखिए स्पर्श पोर्टल, यहाँ सबसे जैसे हम जाते हैं स्पर्श पोर्टल में, ये वाला अलर्ट दिखाता है जिसमें लाइफ सर्टिफिकेट के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है कि आप लास्ट समय तक वेट ना करें। इसमें ओके करते हैं तो आप लॉगिन के लिए चले जाते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। क्लिक हियर वाला ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया, अब देखिए ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पर आपने कुछ डिटेल्स भरने हैं। यूनिक आइडेंटिफायर डिटेल्स भरना है। इसमें आप एक डिटेल्स भरेंगे तब भी चलेगा, दूसरा ना भरने से भी चलेगा। कैसे चलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। बड़ा आसान तरीका है, एक ही डिटेल्स भर के हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यूनिक आइडेंटिफायर में ये ऑप्शन है, बैंक अकाउंट भर सकते हैं, पर्सनल नंबर यानी कि सर्विस नंबर आपका भर सकते हैं, स्पर्श पीपीओ नंबर भर सकते हैं, ई पीपीओ नंबर भर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ को सिलेक्ट कीजिए और वो नंबर यहाँ पर आगे जा करके आप भर लीजिए। अब यहाँ पर जैसे आप भरेंगे दोस्तों, आगे नीचे वाले में क्या भरना है वो समझाता हूँ मैं। अब देखिए मैं ये वाले पेंशनर का जिनका चेक कर रहा हूँ, स्पर्श का पीपीओ नंबर वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ और स्पर्श का उनका पीपीओ नंबर यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर उनका स्पर्श का पीपीओ नंबर टाइप कर दिया, अभी अगला जो यूनिक आइडेंटिफायर ऑप्शन है इसमें कुछ भी आप लीजिए, कुछ भी लीजिए। मैं मान लीजिए बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन लेता हूँ, बैंक अकाउंट वाला मैंने लिया और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दीजिए। मैंने 00000 करके ऐसे कई सारे जीरो टाइप कर दिए। अब यहाँ पर मैं कैप्चा वेरिफिकेशन, नीचे जो इमेज है DRFAF करके उसको टाइप करता हूँ। उसको टाइप करके सर्च वाला ऑप्शन में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक और विंडो छोटा सा खुल जाएगा, अलर्ट दिखाएगा। इसमें लिखा हुआ है एंटर्ड स्पर्श पीपीओ नंबर इज इधर इनकरेक्ट और नॉट माइग्रेटेड इनटू स्पर्श। कुछ भी नहीं करना है आपने, ओके करना है, घबराना नहीं है। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए। अब ये देखिए नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे, ऊपर आपने जिनका स्पर्श का पीपीओ नंबर डाला था, मैंने जिनका डाला था उनका पूरा डिटेल इसमें आ गया है। अब देखिए पूरा डिटेल्स आ गया। हमने इसमें चेक करना है कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हुआ कि नहीं। ये वाला ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन ड्यू ऑन, यानी कि अगला आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है, देखिए 30 नवंबर 2024, यानी कि इनका 1 साल के लिए अपडेट हो चुका है। यहाँ अगर 30 नवंबर 2023 होता तो अपडेट नहीं हुआ है, ये वाले पेंशन का अपडेट हुआ है। ऐसा ही आपने भी चेक करना है। तो दोस्तों आप सबने देखा कि किस तरीके से आसानी से हम स्पर्श के अंदर लॉगिन हुए बगैर भी जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलिए अगली जानकारी, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, ईसीएचएस ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी, एक महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है। दोस्तों अगर आप ईसीएचएस में इलाज करा रहे हैं बाहर और उसका क्लेम करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ईसीएचएस में अगर आपके जो बिल होंगे, जो दवाइयों के बिल हैं, जो टेस्ट के बिल हैं, वो अगर जीएसटी बिल नहीं होंगे, जीएसटी के बगैर के बिल होंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ऐसे में जो लेटर जारी किया गया ईसीएचएस की तरफ से, उस लेटर को देख लेते हैं। चलिए अब दोस्तों ये जो लेटर एक जारी किया गया है, जो कि रीजनल सेंटर ईसीएचएस नेवल बेस की तरफ से जारी किया गया लेटर है, 20 नवंबर का लेटर है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों इस लेटर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है जो कि ईसीएचएस से जुड़ी हुई है, और ईसीएचएस का जब हम क्लेम भेजते हैं तो उसमें जीएसटी वाला बिल होना जरूरी है, ऐसा इस लेटर में जानकारी दी गई है। दोस्तों ये 3 नंबर पैराग्राफ इसका सबसे महत्वपूर्ण है। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड दैट ऑल एक्स सर्विसमैन में प्लीज बी सेंसिटाइज्ड टू गेट मेडिसिन बिल्स विद जीएसटी नंबर टू अवॉइड इनकन्वीनियंस एट लेटर स्टेज। यानी कि जब हम मेडिकल बिल वगैरह लगा करके हमारा क्लेम सबमिट करते हैं तो उस समय में जो बिल्स हमारे होने चाहिए वो जीएसटी नंबर के साथ होने चाहिए। तो इसलिए पेंशनर्स ध्यान रखें कि जो भी आपके बिल्स हैं वो बिल्स जीएसटी वाले बिल्स ही लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 568 सर्कुलर के बारे में बात करते हैं। आज आपको मैं पीपीओ दिखाऊंगा, आपको 1 जनवरी 2006 का पेंशन कैसे ढूंढना है वो बताऊंगा, और साथ ही साथ जो आपका पे ग्रुप लिखा होता है, किसी में बी, किसी में डी, किसी में एक्स, इस तरीके से पे ग्रुप लिखा होता है। तो आपने अगर मान लीजिए बी लिखा है, डी लिखा है, तो कैसे पे ग्रुप पता करें कि एक्स में ढूंढना है, वाई में ढूंढना है या जेड के हिसाब से आपने 568 सर्कुलर को चेक करना, और साथ ही साथ आपने आपका एरियर का कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी समझाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए लाइव देख लेते हैं दोस्तों कि आपका पीपीओ में आपने कैसे समझना है, आगे आपको वो जो पे ग्रुप है उसको कहां से लेना है, और आगे फिर एरियर का कैलकुलेशन कैसे करना है उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों ये जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं, जो कि 6th पे कमीशन रिवीजन के बाद निकला हुआ पीपीओ है, 1 जनवरी 2006 का। यहाँ पर पेंशनर का पेंशन दिखाया गया है 7,486 रुपए। ये एक नायब सूबेदार का पीपीओ, देखिए यही वाला पीपीओ आपको ढूंढना है जिसमें इस तरीके से 1 जनवरी 2006 के डेट का आपका पेंशन लिखा हो, जो इन पेंशनर के केस में 7,486 रुपए है। आपको अगर 568 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है और लेना है तो। अब ये जो पेंशनर है ये बी ग्रुप के हैं। अब दोस्तों आगे मैं दिखाता हूं, इन पेंशनर का जो ग्रुप आपने देखा बी ग्रुप है। अब इन पेंशनर का देखिए,
इनका जो ग्रुप है वो डी ग्रुप है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नाइक का है ये पीपीओ और ये डी ग्रुप के हैं और इनका भी फिक्सेशन 1 जनवरी 2006 के डेट में 3500 रुपए में किया गया है दोस्तों। अब देखिए, अब ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल हैं, ये 568 सर्कुलर के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन एलिजिबल तब हैं जब उनको अगर ऑटोमेटिकली 2016 या 17 में नहीं मिला है तो तब वो क्लेम कर सकते हैं कि मुझे दिया जाए। आगे देखिए, अब मैं आपको ग्रुप समझाता हूं कि कौन सा ग्रुप क्या होता है। अब ये जैसे कि पेंशनर डी ग्रुप है, तो डी ग्रुप वाले ने अपना एक्स वाई जेड किस में से चेक करना है। अब देखिए, ये रहा वो ग्रुप वाला जो टेबल है, ये देखिए। अब ये जो ग्रुप वाला टेबल है दोस्तों, ये OROP 1 का जो सर्कुलर है उसमें जारी किया गया था। यानी कि आप समझिए इस बात को कि 1973 से पुराने पेंशनर हैं तो वो ए ग्रुप वाले हैं, तो ये 2006 के बाद वो क्या होंगे, एक्स ग्रुप में होंगे। और 1 जनवरी 1973 से लेके अक्टूबर 1997 तक ए ग्रुप वाले हैं जो वो आज के डेट में एक्स ग्रुप में होंगे। और जो 1997 से लेकर के 31/12/2005 तक एक्स ग्रुप वाले जो होंगे वो आज के डेट में एक्स ग्रुप में होंगे। यानी कि ए ग्रुप और एक्स ग्रुप वाले ही सिर्फ एक्स ग्रुप में रहेंगे। उसके अलावा जितने भी बी टू एच, चाहे पुराने पेंशनर हो, बी टू ई, चाहे बीच के पेंशनर हो, चाहे कोई भी पेंशनर हो, वो वाई या जेड ग्रुप में रहेंगे। लेकिन आज के डेट की अगर हम बात करें तो वाई ग्रुप, जेड ग्रुप सब मर्ज हो गया है, एक रह गया है एक्स ग्रुप जो कि पुराने ए और वाले एक्स ग्रुप में है और बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो वाई ग्रुप में है। तो पिछले जो पेंशनर के आपने जो पीपीओ में देखे थे, एक का बी ग्रुप लिखा था, एक का डी ग्रुप लिखा था, तो दोनों किस कैटेगरी में हुए, इसके बीच में आ रहे हैं। यानी कि वो दोनों क्या है, वाई ग्रुप में आएंगे। यानी कि दोस्तों दो ही अब ग्रुप रह जाते हैं, एक्स और वाई। लेकिन जो बीच के पेंशनर्स हैं उनको जेड ग्रुप में भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कुछ ट्रेडमैन होते हैं, कुछ इस तरीके के ट्रेड्स हैं जो जेड ग्रुप में आते थे। अब यही सेम चीज एयरफोर्स के लिए ये वाला टेबल आप देखिए, और वही सेम चीज नीचे वाला टेबल जो है ये नेवी वालों के लिए, आप उसी तरीके से इसमें समझ सकते हैं दोस्तों। तो आपने अभी ग्रुप देखा, अब मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं। ये देखिए जो एरियर का कैलकुलेशन है, जिन पेंशनर का, जिन नायब सूबेदार का मैंने दिखाया था, उनको पेंशन कितना फिक्सेशन हुआ है 1 जनवरी 2006 में। 1 जनवरी 2006 में उनका पेंशन का फिक्सेशन किया गया है 7,486 रुपए, जो आपने उनके पीपीओ में देखा था। जबकि जो सर्कुलर एरियर का जो 568 का सर्कुलर बोलता है वो उनका होना चाहिए 8,330 रुपए में होना चाहिए दोस्तों। तो उनका कितना फर्क हुआ, 844 रुपए का हर महीने का फर्क हुआ। आगे मैंने इसको जो है जून 2009 तक का हिसाब किताब निकाला हुआ है। अब डीएडीआर कितना था, पहले 6 महीने में कोई डीएडीआर नहीं था क्योंकि 6 पे कमीशन लागू ही हुआ था। उसके बाद 2% हुआ, उसके बाद 6% हुआ, उसके बाद जाके 9% हुआ। इस तरीके से डीएडीआर बढ़ता गया और उनका उस अमाउंट में जो 6% 2% के हिसाब से जितना बनता था उतना जोड़ने के बाद उनका कुल फर्क हर महीने का इतना बनता है। अब इस हिसाब से डीएडीआर को आप नोट कर लीजिए, आप अपना कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब नीचे मैं आपको दिखाता हूं इनका कुल एरियर कितना बन रहा है। ये देखिए, ये जो पेंशनर है उनका कुल एरियर बन रहा है 38,856 रुपए। अगर इनको ये 2016-17 में 568 सर्कुलर के तहत नहीं मिला है तो उनको ग्रीवेंस जरूर डालना चाहिए, ताकि उनको जो भी मिलना है एरियर वो मिल जाए। तो दोस्तों आप सबने देखा कि 568 एरियर का अगर आपको लागू है, नहीं मिला है, तो आज भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल सकते हैं, ताकि आपको आपका हक का पैसा मिल जाए। आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।